हेलो बच्चों, वेलकम टू सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो मैंने फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग और फॉर्मेट पर बनाया है। अगर आपने किसी ने वॉच नहीं किया है तो पहले उसे वॉच करिए। अब हम सेकंड वीडियो पर आ रहे हैं। बेटा, फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट के साथ बनता है। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कैसे बनती है। ओके, ये एडजस्टमेंट कौन कौन से कंसिडर होते हैं, ये कंप्लीट एडजस्टमेंट मैं यहां पर इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, फाइनल अकाउंट किसकी हेल्प से बनता है? रियल लाइफ के अकॉर्डिंग एक ट्रेडर फाइनल अकाउंट किसकी हेल्प से बनाता है? एज ए स्टूडेंट हम बात करें, एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन क्या देता है? तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन एक ट्रायल बैलेंस देता है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है। अच्छा, दूसरी बात और क्या होता है? ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स के बेटा दो सोर्सेस हैं, एक ट्रायल बैलेंस है और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। अब एक बेसिक थॉट है, जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हैं, जो चीजें ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई हैं, उनका पूरे फाइनल अकाउंट्स पर सिंगल इफेक्ट होगा। कहीं भी एक, या तो वो ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा। ये थंब रूल है बेटा, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ट्रायल बैलेंस की आइटम का फाइनल अकाउंट्स पर सिंगल इफेक्ट होता है। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। बेटा, सपोज करो एक ट्रेडर का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 25 को। उसने 31 मार्च 25 का जर्नल बना लिया है, जर्नल की हेल्प से लेजर बना लिया है, लेजर क्लोज करके 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस बना लिया है। डन। ट्रायल बैलेंस में वो बैलेंसेस हैं जिनकी जर्नल में एंट्री हो चुकी है, जिनका लेजर में इफेक्ट आ चुका है। अब मान लीजिए एक बंदा बिजनेस कर रहा है, उसने 31 मार्च तक अपने एम्प्लॉइज से सर्विसेज ले लिए, और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उसके बिजनेस में कुछ एम्प्लॉइज हैं, उनसे उसने काम करवा लिया है, लेकिन उन लोगों की सैलरी 31 मार्च को पे नहीं की। अब चूंकि सैलरी 31 मार्च को पे नहीं हुई तो उसकी जर्नल में एंट्री नहीं हुई होगी बेटा, क्योंकि जर्नल में एंट्री हमेशा सैलरी पैड की होती है, सैलरी डेबिट टू कैश। और मैंने कहा इस ट्रेडर ने अपने एम्प्लॉइज को 31 मार्च को सैलरी पे नहीं की, तो सैलरी टू कैश वाली एंट्री नहीं हुई। अब चूंकि जर्नल में एंट्री नहीं हुई तो लेजर में सैलरी अकाउंट में उसका इफेक्ट नहीं आया। अब वो लेजर में सैलरी अकाउंट में इफेक्ट नहीं आया तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, और ट्रायल बैलेंस में नहीं आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। मान लेते हैं पर मंथ सैलरी वो अपने बिजनेस में 10,000 पे करता है, फिक्स अमाउंट है 10,000 पर मंथ। 11 महीने तक की सैलरी पे की, फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी 11 महीने की सैलरी, सैलरी डेबिट टू कैश 11 बार एंट्री हुई, वो सैलरी अकाउंट में 11 बार सैलरी आई। सैलरी का बैलेंस 1,10,000 ट्रायल बैलेंस में गया और ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस में आया। 12 महीने की सैलरी 10,000 रुपए से 1,20,000 होती है। अब बेटा लास्ट मंथ की सैलरी पे नहीं हुई, इसलिए उसकी जर्नल में एंट्री पास नहीं हुई, उसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई तो लेजर में नहीं आया, लेजर से ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में नहीं आएगा। बट अकाउंटिंग फॉलो करता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अकाउंटेंसी पर एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सर ये क्या होता है? बेटा अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मीनिंग है all expenses are to be shown in final accounts on due basis। अकाउंटिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है फाइनल अकाउंट्स में सभी एक्सपेंसेस ड्यू बेसिस रिकॉर्ड होते हैं, नॉट ओनली पेड बेसिस। आपने जो एक्सपेंस पे किए वो तो फाइनल अकाउंट में आएंगे, राइट? करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। कोई एक्सपेंस करंट ईयर से रिलेटेड है, ड्यू हो गया बट पेड नहीं हुआ, वो भी फाइनल अकाउंट में आना चाहिए। फिर से एक और बार समझाता हूं मैं। ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी शोन इन फाइनल अकाउंट्स ऑन ड्यू बेसिस। सबसे पहले तो ये समझो ये एक्सपेंड ड्यू होना क्या होता है। जैसे ही आप कोई सर्विस लेते हो एक्सपेंड ड्यू हो जाता है। सर्विस रिसीव्ड एंड एक्सपेंस बिकम ड्यू।
और अकाउंट कहता है सर्विस ले ली, एक्सपेंस ड्यू हो गया, पेड हुआ हो या ना हुआ हो, फाइनल अकाउंट में आना चाहिए। अब 11 महीने की सर्विस ली, एक्सपेंस पे कर दिया, तो वो 11 महीने की सैलरी ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में आ जाएगी। लास्ट मंथ की सैलरी के अगेंस्ट सर्विसेज ले लिए, पेमेंट नहीं किया है, तो वो एडजस्टमेंट के थ्रू फाइनल अकाउंट में आएगा। इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। ओके, अब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, हम इसको क्या टर्म करते हैं बेटा, आपको स्ट्राइक हो रहा होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, एडजस्टमेंट। सेम थॉट इनकम के साथ है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का अगला पार्ट है, ऑल इनकम्स आर टू बी शोन इन फाइनल अकाउंट्स ऑन अन बेसिस। सारी इनकम फाइनल अकाउंट में अन बेसिस रिकॉर्ड होती है। अन होना मतलब सर्विस सर्विस दे देना। जैसे ही आपने सर्विस दी, इनकम अर्न हो गई। अब इनकम अर्न हो गई मतलब आपके फाइनल अकाउंट में आनी चाहिए, चाहे वो रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो। अब अगेन अकाउंट कहता है कि जो इनकम अर्न हो गई, रिसीव नहीं हुई है, वो आपकी एडजस्टमेंट के थ्रू फाइनल अकाउंट में आएंगी। इन्हें कहते हैं एडजस्टमेंट। तो बेटा एडजस्टमेंट कंसीडर जब किए जाएंगे तो फाइनल अकाउंट करेक्ट रिजल्ट बताएगा। अगर एक ट्रेडर सिर्फ ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाए तो फाइनल अकाउंट रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के साथ वो एडजस्टमेंट भी फाइनल अकाउंट में कंसीडर करे तो उसका फाइनल अकाउंट एक्यूरेट रिजल्ट बताता है। उसका जीपी, उसका एनपी, उसकी बैलेंस शीट टोटल तीनों परफेक्ट आएंगे और वही हमें करना है। अब हम उन्हीं एडजस्टमेंट्स को पढ़ रहे हैं। ओके, कितने एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में होते हैं? फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है बेटा, देयर कैन बी अनलिमिटेड एडजस्टमेंट्स। बट हमारे लेवल पर मैं ये मानता हूं कि 20 to 25 एडजस्टमेंट्स आप पढ़कर जाते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट आपको क्लियर रहे। मैंने ये नहीं कहा कि 100% है बेटा, कुछ भी हो सकता है। बट 25 एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट्स आपको नोन हो और वन बाय वन वही एडजस्टमेंट मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक, एडजस्टमेंट का फाइनल अकाउंट में क्या रोल है बेटा? अभी मैंने आपको एक थॉट दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई आइटम का पूरे फाइनल अकाउंट पर सिंगल इफेक्ट होगा। या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, या वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, या वो बैलेंस शीट में आएगी। बट जो एडजस्टमेंट होते हैं उनके फाइनल अकाउंट में डबल इफेक्ट होते हैं। एक ही एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में 2 बार इफेक्ट होगा, एक ट्रेडिंग में, दूसरा P&L में। ये एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं, एक ट्रेडिंग में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर एक ट्रेडिंग में, दूसरा बैलेंस शीट में, या फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस में, एक बैलेंस शीट में। आप बोलोगे सर इतने ऑप्शन पर आप बात करो, एक क्लियर बात करो ना। नहीं बेटा, एडजस्टमेंट टू एडजस्टमेंट इनके इफेक्ट वरी करेंगे, बस वही हमें समझना है और लॉन्ग टर्म याद रखना है। ठीक है, हर एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है और उसके डबल इफेक्ट क्या है, ये वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर ये एडजस्टमेंट लिखे हुए भी मिलेंगे, आप उसको देखते जाइए, समझते जाइए। फाइनल अकाउंट का सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक। मैं ये बोलूंगा कि ये वो एडजस्टमेंट है जिसके बिना तो फाइनल अकाउंट बन ही नहीं सकता है। राइट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक विच हैव रीमेन अनसोल्ड एट द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वो गुड्स जो ईयर एंडिंग डेट पर बिजनेस में अनसोल्ड रह गया है, बिना बिका बच गया है, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। साल के आखिरी दिन का बचा हुआ स्टॉक, राइट, क्लोजिंग स्टॉक। इस क्लोजिंग स्टॉक के बेटा फाइनल अकाउंट पर डबल इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट की एसेट साइड। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सीक्वेंस से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो और इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख दो। राइट, ये 2 इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक के। अगला एडजस्टमेंट है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस दोज आर ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस जो ड्यू हो गए लेकिन पेड नहीं हुए। सर ये ड्यू होना क्या होता है बेटा? सर्विस ले ली मींस एक्सपेंस ड्यू हो गया। अकाउंटेंसी ड्यू को इंपॉर्टेंस देता है। ड्यू होने का मतलब सर्विस लेना। जैसे ही आप किसी एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में सर्विस ले लेते हो वो एक्सपेंस ड्यू हो जाता है।
ठीक है। लेकिन यहां क्या हुआ, ड्यू हुआ बट पेड नहीं हुआ, तो उसको हम टर्म करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के डबल इफेक्ट क्या है, मेरा क्लासरूम एक्सपीरियंस है, मोस्टली बच्चे ये आंसर देते हैं सर ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आता है। मैं इसको अलग तरीके से डील करने की एडवाइस दूंगा, कभी भी गलत नहीं होगा। आप उसको ऐसे याद मत रखो पी एंड एल में डेबिट होगा, आप उसको ऐसे याद रखो एडेड टू रिलेटेड एक्सपेंस। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, बेटा अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई तो वो सैलरी में ऐड पी एंड एल डेबिट में आएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बट एक बात बताओ, अगर आप याद करके जा रहे हो पी एंड एल में डेबिट और अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया तो गलत नहीं हो जाएगा ना बेटा, तो इसे नहीं करना। बिल्कुल परफेक्ट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस वेजेस में ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट रेंट में ऐड कर देंगे। अब रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में आ रहा है तो ट्रेडिंग में, पी एंड एल में आ रहा है तो पी एंड एल में, कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहला इफेक्ट क्या हुआ बेटा, एडेड टू रिलेटेड एक्सपेंस। सेकंड इफेक्ट क्या हुआ, शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब चूंकि एक्सपेंस करंट ईयर में डी हो गया, करंट ईयर का एक्सपेंस है इसलिए ट्रेडिंग या पी एंड एल में डेबिट में आ गया। पेमेंट नहीं किया, आज नहीं किया, कल करना पड़ेगा, तो सेकंड वे ये लाइबिलिटी हो गई, इसलिए बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आ गया। डन बेटा जी। चलो अगला एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा प्रीपेड का एक सिनोनिम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। प्रीपेड नाम से ही क्लियर हो गया, जो पहले से पेड कर दिया। एक्सपेंसेस दोज आर पेड बट नॉट ड्यू, एक्सपेंसेस दोज आर पेड बट नॉट ड्यू, वो एक्सपेंसेस जो पेड हो गए लेकिन ड्यू नहीं हुए, ड्यू होंगे नेक्स्ट ईयर। मतलब सर्विस लेंगे नेक्स्ट ईयर, उस एक्सपेंस का पेमेंट आज ही कर दिया तो वो एक्सपेंस बन जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। जैसे मान लीजिए एक टॉप लोकेशन की बिल्डिंग रेंट पर अवेलेबल है, आपको अपना बिजनेस करने के लिए एक रेंटेड शॉप की रिक्वायरमेंट है, लोकेशन बढ़िया है, आपने कांटेक्ट किया लैंडलॉर्ड से, लैंडलॉर्ड बोलता है भाई 1 अप्रैल से पोजीशन लोगे, राइट, मुझे किराया 6 महीने का आज ही एडवांस चाहिए। आपने अगले 6 महीने का किराया मार्च में ही पे कर दिया, तो बेटा ये बन जाएगा प्रीपेड रेंट, ठीक है। आपका एक्सपेंस ड्यू होगा नेक्स्ट ईयर, पेमेंट अभी हो गया, ये हो गया प्रीपेड। अब प्रीपेड के डबल इफेक्ट क्या होंगे बेटा, डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस से रिलेटेड प्रीपेड है उस एक्सपेंस से माइनस कर दो। प्रीपेड रेंट है, रेंट से माइनस, प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से माइनस। सेकंड इफेक्ट शोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा। चूंकि एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर डी होगा, करंट ईयर का नहीं है, इसलिए माइनस करो। असेट्स में इसलिए क्योंकि आप पैसा एडवांस में दे चुके हो, अगले साल बिना कुछ पैसा दिए आपको सर्विस मिल जाएगी, तो एक तरह की एसेट्स होगी। ठीक बेटा, अच्छे से इस बात को माइंड में फिक्स कर लो, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सिर्फ एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज होते हैं, ये वर्ड कभी भी इनकम के लिए यूज नहीं होते। इन दो नेचर की इनकम को दो डिफरेंट नेम अकाउंटिंग ने दिए हैं। अब हम उसी पर आ रहे हैं, अक्रूड इनकम, फोर्थ एडजस्टमेंट। अक्रूड इनकम, incomes those are earned but not received, incomes those are earned but not received, वो इनकम जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं। कमा लेना मतलब सर्विस दे देना, हम सर्विस करंट ईयर में दे चुके हैं लेकिन उसका पैसा नहीं मिला, वो बन जाएगी अक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल आपकी अपनी एक ऑनरशिप की बिल्डिंग है, आपने किसी को किराए पर दे दी, टेनेंट ने उस बिल्डिंग को यूज कर लिया है, 31 मार्च तक 3 महीने का रेंट आपको रिसीव नहीं हुआ, टेनेंट ने आपको जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का रेंट पे नहीं किया, 31 मार्च को ये 3 मंथ्स का रेंट अक्रूड रेंट बन जाएगा, इसे बोलते हैं अक्रूड इनकम। कमा ली लेकिन मिली नहीं। अब अक्रूड इनकम के डबल इफेक्ट, एडेड टू रिलेटेड इनकम, जिस इनकम का अक्रूड है उस इनकम में उसे ऐड कर दो, जैसे अक्रूड रेंट रेंट में ऐड हो जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, एडेड टू रिलेटेड इनकम। सेकंड इफेक्ट शोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के असेट्स में शो करेंगे। बेटा कमा लिए ना, इसलिए करंट ईयर की इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आ गई, करंट ईयर की इनकम बन गई। असेट्स में क्यों आ रही है, सब आपको पैसा लेना है, आज नहीं तो अगले साल पैसा मिलेगा, वो आपकी असेट्स होगी, तो इस वे में ये असेट्स होती है।
ओके बेटा, अगला एडजस्टमेंट इसका अपोजिट अनअक्रूड इनकम। अनअक्रूड का एक सिनोनिम है अनअर्न्ड इनकम। इनकम्स दोज आर रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, मीन्स इनकम्स दोज आर रिसीव्ड इन एडवांस। वे इनकम जो मिल गई है लेकिन कमाई नहीं, अर्न नहीं हुई और मिल गई, इनकम जो एडवांस में मिल गई, सर्विस देंगे नेक्स्ट ईयर, पैसा अभी मिल गया, तो ऐसी इनकम को बोलते हैं हम अनअक्रूड इनकम। अब अनअक्रूड इनकम के डबल इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड इनकम, रिलेटेड इनकम से लेस कर देंगे। ओके सर, शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी में शो करेंगे। सर हमने इनकम में से क्यों घटाया? अरे बेटा करंट ईयर में मिल गई लेकिन कमाएगा तो नेक्स्ट ईयर, अर्न तो नेक्स्ट ईयर होगी, तो ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है ना, करंट ईयर के फाइनल अकाउंट में थोड़ा आएगी, इसलिए लेस कर रहे हैं। और लाइबिलिटी में इसलिए कि अगले साल सर्विस देना है, तो सर्विस के फॉर्म में लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी सिर्फ पैसे की फॉर्म में थोड़ी होती है, सर्विस देना है तो वो भी एक लाइबिलिटी बन गई। तो इस तरीके से दो इफेक्ट होंगे बेटा। इन 5 एडजस्टमेंट्स को फाइनल अकाउंट का बेसिक एडजस्टमेंट माना गया है। जनरली हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आते हैं, तो इनको अभी हमने पढ़ा। अब मैं जो 2 एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, हम पूरा नॉलेज लेंगे, इसलिए मेरी इंटेंशन पूरा पढ़ाने की है, बट मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बताते जा रहा हूं। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं फाइनल अकाउंट में। अगला एडजस्टमेंट है 6 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट गिवन बाय बिजनेस टू प्रोप्राइटर ऑन हिज इन्वेस्टेड कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट गिवन बाय बिजनेस, बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया, किसको दिया? टू प्रोप्राइटर, ऑनर को, प्रोप्राइटर को। टाइप को दिया, क्यों दिया? ऑन हिज इन्वेस्टेड कैपिटल, उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल पर। ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किए और बिजनेस उस कैपिटल पर जब ऑनर को इंटरेस्ट देता है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। अब बेटा मीनिंग से इफेक्ट समझ लो। इंटरेस्ट गिवन बाय बिजनेस, बेसिक अकाउंटिंग का एक थॉट अब सबको मालूम होगा कि हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं और जो भी कुछ हमारी थॉट प्रोसेस है बिजनेस बेस्ड होती है। अब बेटा बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया, हाँ सर बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया, तो बेटा ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। और बेटा एक थॉट जो मैंने यहीं पर लिख दिया, आईओसी नेवर बीन पेड इन कैश, कभी भी कैश में पे नहीं होता है। बिजनेस जो इंटरेस्ट प्रोप्राइटर को दे रहा है कैश में नहीं देता, वो प्रोप्राइटर की कैपिटल में ऐड कर देता है। तो फर्स्ट इफेक्ट डेबिटेड इन P&L, सेकंड इफेक्ट एडेड टू कैपिटल। आई होप समझ में आया। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उल्टा हो जाए। व्हेन इंटरेस्ट चार्ज बाय बिजनेस ऑन प्रोप्राइटर्स ड्रॉइंग, दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बिजनेस ने प्रोप्राइटर के ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया, लिया, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाता है। अब बेटा बिजनेस ले रहा है, हाँ सर, तो बिजनेस की इनकम हो गई। अब ये बिजनेस की इनकम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में चला जाएगा। और सेकंड इफेक्ट ये ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। ये ड्राइंग में ऐड हो जाएगा ऐसा बोल दो, या कैपिटल से लेस हो जाएगा ऐसा बोल दो, दोनों चीज सेम है। ओके बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। हमेशा के लिए अकाउंटिंग का थॉट क्लियर करो, ये पार्टनरशिप में भी यूज होगा। कोई भी बिजनेस हो, प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी भी प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। ओके बेटा, चलो 8th नंबर एडजस्टमेंट, ये भी बहुत रेगुलर यूज होगा क्वेश्चंस में। डेप्रिसिएशन, डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू वेयर एंड टियर, कॉल्ड डेप्रिसिएशन। किसी फिक्स एसेट्स के यूज में आने की वजह से उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आता है, उसके मूल्य में जो कमी आती है, उस रिडक्शन को अकाउंट ने टर्म किया है डेप्रिसिएशन। डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। आप यहां पर एक बात क्लेम कर सकते हैं, सर डेप्रिसिएशन चैप्टर में टेंजिबल फिक्स एसेट्स आता है, वो थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर चलता है। आप फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्डिंग मशीन फर्नीचर भी पर भी डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेगा वो, और पेटेंट पर भी डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेगा। ये थोड़ी सी फाइनल अकाउंट्स में क्वेश्चन लिबर्टी ले लेता है।
मैं आपको क्लियर कर दूं, ये डेप्रिसिएशन चैप्टर का थॉट है कि टेंजिबल एसेट्स पर टर्म यूज होती है डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए टर्म यूज होती है अमोर्टाइजेशन। ये बिल्कुल एग्जैक्टली अकाउंटेंसी ने डिफरेंशिएट किया है, लेकिन दोनों का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू। मतलब डेप्रिसिएशन भी रिडक्शन इन वैल्यू है, अमोर्टाइजेशन भी रिडक्शन इन वैल्यू है। तो फाइनल अकाउंट्स तक आते आते क्वेश्चन रिलैक्स हो जाता है, लिबर्टी ले लेता है। वो बिल्डिंग मशीन फर्नीचर के साथ भी डेप्रिशिएशन वर्ड यूज करेगा, वो पेटेंट के साथ भी डेप्रिशिएशन वर्ड यूज करेगा। इसलिए मैंने सारी फिक्स एसेट्स को एक साथ कवर कर लिया है। ठीक है, अब बेटा ये क्या कहता है मीनिंग, एसेट्स के यूज में आने की वजह से उसकी वैल्यू में रिडक्शन आया, वो डेप्रिसिएशन है। तो अब यहां पर पहला इफेक्ट यहीं से नोन हो गया, एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। बेटा आपके बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया, सर ये तो लॉस हो गया। हाँ बेटा, ये लॉस हो गया तो ये पहले प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ जाएगा। ओके, अब एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो कम करके दिखाओ। अरे आप फाइनल अकाउंट किसके लिए बना रहे हो? एक ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूं, एक ऑनर बिजनेस ऑनर है, वो फाइनल अकाउंट बनाता है, किसके लिए बना रहा है? अपने लिए बना रहा है। आप अपनी कॉपीज को उस तरीके से बनाते हैं कि चीजें आपको समझ में आ जाए। यह हर स्टूडेंट का अपनी पढ़ने की एक टेक्निक है। मैं आप समझता हूं आप सब एग्री करोगे, हाँ सर हम अपनी कॉपी बनाते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। बस बेटा हर बिजनेस जो फाइनल अकाउंट बनाता है अपने लिए बनाता है। मान लो 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, आज पूरे साल यूज करने के बाद 90,000 रह गया, तो बेटा बैलेंस शीट में अपना फर्नीचर 1 लाख क्यों दिखाएं? ये चीटिंग हो जाएगी, ये विंडो ड्रेसिंग हो जाएगी। ठीक है ना, आप फर्नीचर अगर 90 हो गया तो 90 ही दिखाओ ना, ताकि आपको रियल वैल्यू मालूम रहे। इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट क्या होता है, रिलेटेड एसेट से माइनस। डबल इफेक्ट, P&L डेबिट, डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड एसेट्स। बेटा इन 8 एडजस्टमेंट्स को अकाउंटेंसी ने बेसिक एडजस्टमेंट की कैटेगरी में रखा है। अकाउंटेंसी ये मानती है कि मोर और लेस ये 8 एडजस्टमेंट हर बिजनेस में होते हैं। मैंने इन्हें मीनिंग के साथ इफेक्ट आपको पढ़ाया, राइट है। जो नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं ये मीनिंग के साथ इफेक्ट आपको दिखा रहे हैं। अब मैं अगली शीट से जो एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, मेरे नोट्स की सेटिंग ऐसी, मैं क्लैरिटी दे रहा हूं, इसमें नेम ऑफ एडजस्टमेंट लिखा है और इफेक्ट लिखा है। यहां मैंने मीनिंग नहीं लिखा है, क्योंकि मैं अपनी क्लासरूम की में स्टूडेंट की कंफर्ट के लिए नोट्स बनाकर देता हूं। मैं अगर अब 9 ऑनवर्ड्स एडजस्टमेंट के मीनिंग के साथ ये नोट्स बनाता तो 2 पेजेस का नोट्स बजाय 2 पेज के 5 पेजेस का हो जाता। ठीक है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, बच्चों की साइकोलॉजी, आप भी एग्री करोगे, आप सब स्टूडेंट हो। अगर नोट्स ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो पढ़ने की इच्छा कम हो जाती। बस इस रीजन से 9 ऑनवर्ड्स, 9 और उसके बाद के एडजस्टमेंट के मीनिंग नहीं लिखे हैं। मीनिंग यहां पर समझेंगे और इफेक्ट अपन याद रखेंगे। बस आपको बार बार मीनिंग को समझने की और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स किस इंटेंशन से बना है, 2 पेजेस के नोट सामने रखो, एडजस्टमेंट्स को रिवाइज कर लो, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब नोट्स हैवी ना हो इसलिए उसको थोड़ा सा शिंक कर दिया है मैंने, और वो मीनिंग मैंने यहां से हटा दी। अब ये जो एडजस्टमेंट है इन्हें भी आप समझ लीजिए। इन्हीं के बेस पर मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूं, हर समय कहीं किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आया ही आएगा, मेजॉरिटी एडजस्टमेंट आपके पड़े हुए आएंगे। अब ये एडजस्टमेंट कौन कौन से? 9 नंबर का एडजस्टमेंट जो मेरी शीट में आपको दिख रहा है, गुड्स डोनेटेड, आप इसको बोल सकते हो गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। बेटा गुड्स डोनेटेड और गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, एक ट्रेडर ने अपने बिजनेस का गुड्स किसी को चैरिटी में दे दिया। देखो एक एडजस्टमेंट नहीं है, ये 4 एडजस्टमेंट है, सिमिलर नेचर के, एक साथ लिख दिए। क्वेश्चन में जब भी एडजस्टमेंट बनेगा सिंगल नहीं 4 बनेंगे, राइट। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। कई ट्रेडर अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुल करने के लिए
उसको फ्री सैंपल में दे देते हैं। जैसे जियो ने जब इंडिया में अपना नेटवर्क लॉन्च किया था तो अपनी सिम लोगों को फ्री में दी थी। इसे कहते हैं गुड्स गिवन अवे फ्री सैंपल। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, माल में आग लग गई, माल जल गया। फिर चौथा है विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, मींस गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। जिस वस्तु का बिजनेस ट्रेडर कर रहा है, जो माल वो अपनी दुकान में बेचता है, उस माल की उसके घर में भी जरूरत है, तो वो गुड्स वो अपने घर में यूज करने के लिए ले जाता है। तो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। बेटा 4 कंडीशन में बिजनेस से गुड्स जा रहा है। अकाउंटेंसी का यहां प्रिंसिपल है कि इन चारों केसेस में बिजनेस से जो गुड्स जाता है वो परचेस प्राइस पर जाता है, राइट। आप चैरिटी कर रहे हो, आप सैंपल में दे रहे हो, आपका गुड्स फायर हो गया, बेटा ये तीनों लॉसेस हैं। और अकाउंट का बेसिक प्रिंसिपल है लॉसेस ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। हानियों को हमेशा पुस्तकों में लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। ये अकाउंट का बेसिक थंब रूल है, प्रिंसिपल है। अब ये तीनों केसेस में जो गुड्स आ रहा है लॉस है, अरे बेटा लॉस में कहां प्रॉफिट जोड़ेगा, इसलिए गुड्स परचेस प्राइस पर जाता है। अच्छा सर, चौथा विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। बेटा एक प्रोप्राइटर अपनी दुकान से अपने घर में माल ले जा रहा है, दुकान भी प्रोप्राइटर की, घर भी प्रोप्राइटर का, वो अपने आप से थोड़ी प्रॉफिट लेगा। हाँ सर, तो इस कंडीशन में भी गुड्स परचेस प्राइस पर जाएगा। अब चारों केसेस में गुड्स परचेस प्राइस पर जा रहा है, तो चारों में सबसे पहला इफेक्ट देंगे ऑल डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस। गुड्स चैरिटी में दे दिया, गुड्स सैंपल में दिया, फायर हो गया, विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर है। पहला इफेक्ट जो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में परचेस लिखते हैं उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि गुड्स परचेस प्राइस पर गया इसलिए परचेस से लेस हो जाएगा। ओके बेटा, अब इसमें पहला पॉइंट नंबर 1 2 3 लिखा है ना। 1 मतलब डोनेटेड, 2 मतलब सैंपल, और 3rd मतलब लॉस बाय फायर। ये तीनों बिजनेस के लॉसेस हैं और ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में चले जाएंगे। ओके सर, सेकंड इफेक्ट है ये। लेकिन चौथा लॉस नहीं है, चौथा ड्रॉइंग है, कैपिटल से लेस हो। अब मैं आपको इसको सेपरेट करके समझाता हूं। गुड्स डोनेटेड, परचेस से लेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ठीक है। गुड्स गिवन अवे सैंपल, डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस, पी एंड एल डेबिट। ओके, लॉस बाय फायर अगेन डिडक्ट फ्रॉम परचेस, डेबिटेड इन पी एंड एल। ओके, चौथा विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, डिडक्ट फ्रॉम परचेस एंड डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। ओके, चारों एडजस्टमेंट हमारे एट ए ग्लांस क्लियर हो गए। चलिए 10th एडजस्टमेंट है गुड्स परचेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। एक गुड्स ट्रेडर ने परचेस किया, बाय डिफॉल्ट वो परचेस बुक में लिखना भूल गया। ओके, अब एक थॉट को आपको याद करना पड़ेगा, बेसिक अकाउंटिंग आपको नोन होगी। परचेस बुक में बेटा कौन से परचेस रिकॉर्ड होते हैं? सर परचेस बुक में क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड होते हैं, बस ये याद रखना। इसमें इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि ये क्रेडिट परचेस है जो बुक में रिकॉर्ड करना हम भूल गए, राइट है। अब क्रेडिट परचेस का कनेक्शन किससे होता है? माल उधार किससे खरीदते हो? सर क्रेडिटर से खरीदते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, क्रेडिटर का कनेक्शन क्रेडिट परचेस से है और डेटर का कनेक्शन क्रेडिट सेल से। आपने क्रेडिट परचेस किया और बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, अब डबल इफेक्ट देना है, परचेस मैड क्रेडिटर मैड। परचेस में भी ऐड कर देंगे और क्रेडिटर में भी ऐड कर देंगे, ठीक है, डबल इफेक्ट हो गए। ऐसे एक और एडजस्टमेंट है 11 नंबर, परचेस ऑफ एसेट बट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। एसेट्स खरीदा था, गलती से परचेस की तरह से लिख दिया, मतलब जैसे इसको ऐसे समझे, फर्नीचर परचेस बट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, मतलब एंट्री करनी थी फर्नीचर टू कैश और बाय मिस्टेक एंट्री कर दी परचेस टू कैश। तो बेटा फर्नीचर एसेट्स में जाना चाहिए, ये परचेस ट्रेडिंग में आ गया, गलत हो गया, तो इसको क्या करेंगे, परचेस से माइनस और बैलेंस शीट एसेट्स में फर्नीचर में ऐड। डन बेटा। चलो इसके बाद 12th नंबर का ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत क्लासिक एडजस्टमेंट है बेटा, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एडजस्टमेंट जब क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आता है तो ये इस तरह से आता है, गुड्स कॉस्टिंग 1000, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, मैंने ये एग्जांपल लिया है।
गुड्स कॉस्टिंग 1000 सेंट ऑन रिटर्न बेसिस फॉर ₹1200। दो अमाउंट हमेशा इस एडजस्टमेंट के साथ मेंशन होंगे। एक गुड्स कॉस्टिंग 1000 सेल फॉर 1200, कॉस्ट 1000 है, सेल प्राइस 1200 रुपए। ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। सबसे पहली बात, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, ये क्या होता है? दो वर्ड या सिनोनिम है, ये पूरी अकाउंटेंसी में टर्म यूज होती है। गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सर एक बार रिपीट करो बेटा। पहला वर्ड है गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना? सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या है? गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, और दूसरा है अप्रूवल बेसिस। ये दोनों वर्ड में से कोई भी एक क्वेश्चन में यूज होता है। क्या मीनिंग हुआ इसका? एक ट्रेडर गुड्स सोल्ड करता है अपने कस्टमर्स को। एक कस्टमर आता है, ट्रेडर से गुड्स की डिमांड करता है। वो कस्टमर ट्रेडर के सामने उसी समय कंडीशन रख देता है। क्या कंडीशन रखता है? मैं ये गुड्स को ले जाऊंगा, यूज करूंगा, अगर ये गुड्स पसंद आ गया तो मैं रख लूंगा, और नहीं पसंद आया तो मैं आपको लौटा दूंगा। ये आपको रिटर्न लेने में ऑब्जेक्शन नहीं करना, ये मेरी शर्त है। उसने ट्रेडर के सामने कंडीशन रखी, ट्रेडर ने उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ट्रेडर ने कस्टमर की इस कंडीशन को मान लिया कि भाई ये तू गुड्स ले जा, बस यूज कर लेना, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो लौटा देना। लेकिन विद इन 1 वीक ट्रेडर अपने सामने एक टाइम लिमिट रख देता है, कस्टमर के सामने एक टाइम लिमिट रख देता है। ओनली विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर कर लेना। कस्टमर बोलता ओके। अब क्या हुआ? ये गुड्स ट्रेडर ने कस्टमर को दे दिया, ठीक। मान लीजिए ये हुआ 28 मार्च को, 28 मार्च को ऐसा हुआ, ओके। अब यहां पर आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेटा जी? ये है कि अगर कोई ट्रेडर कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस गुड्स देता है, तो ट्रेडर अपनी बुक में सेल की एंट्री तब तक नहीं करेगा जब तक कस्टमर अप्रूवल ना दे दे। मेरे एग्जांपल में 28 मार्च को अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो एज पर प्रिंसिपल 28 मार्च को कोई एंट्री नहीं होगी। कस्टमर अप्रूवल देने आएगा 4 अप्रैल को, ये एंट्री आप 4 अप्रैल को करना। ये रूल है बेटा, ये प्रिंसिपल है। अब ट्रेडर ने क्या गलती कर दी? 28 मार्च को 1000 रुपीज कॉस्ट का गुड्स 1200 रुपीज में सेल किया। 1000 कॉस्ट थी, सेल किया 1200 में, और उसको एक्चुअल सेल लिख दिया। ये मिस्टेक हो गई। एज पर प्रिंसिपल जिसको सेल नहीं लिखना था उसको ट्रेडर ने सेल लिख दिया। अब ये इसके इफेक्ट देना है बेटा। ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके 2 और 2 4 इफेक्ट होंगे। ध्यान से समझिएगा, ये अकाउंट का ऐसा एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट है जिसके 4 इफेक्ट हो रहे हैं। सर कैसे 4 इफेक्ट होंगे? बेटा फिर से देखें, जिस ट्रांजैक्शन को प्रिंसिपली सेल नहीं मानना था उसको ट्रेडर ने सेल लिख दिया। क्या एंट्री कर दी होगी? डेटर टू सेल, जबकि एंट्री नहीं होनी थी। तो अब हम क्या करेंगे? जो डेटर डेबिट हो गया मतलब बढ़ गया, उसको कम कर देंगे। जो सेल क्रेडिट हो गया बढ़ गया मतलब उसको भी कम कर देंगे। मींस इस ट्रेडर ने जो सेल का इफेक्ट दे दिया है उसको रिवर्स कर रहे हैं। तो डेटर से भी लेस और सेल से भी लेस। तो सर ये तो 2 ही हुए। हाँ बेटा अभी और 2 आएंगे, पहले इसको समझो। सेल से भी लेस, डेटर से भी लेस। अब बेटा 1000 कॉस्ट का गुड्स 1200 में सेल किया, तो सेल प्राइस को 1200 पर लिख दिया। तो सेल प्राइस को 1200 को डेटर और सेल से लेस करना है। यहां क्लियर लिखा है सेलिंग प्राइस डिडक्ट फ्रॉम बोथ डेटर एंड सेल। डन बेटा जी? यस सर। अब बेटा एक बात बताओ, 31 मार्च को ये गुड्स कहां पर है? 28 मार्च को ट्रेडर ने कस्टमर को 7 डेज की अप्रूवल पर ये गुड्स दिया था। हाँ सर दिया था। तो
31 मार्च अभी 3 ही दिन हुए, 7 दिन पूरे नहीं हुए, गुड्स कहां रखा है सर? ऑब्वियसली कस्टमर के घर पर रखा हुआ है। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि कस्टमर उसको ट्राई कर रहा है, उसके घर में रखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात बताओ, इस गुड्स का ओनर कौन है, मालिक कौन है? सर ट्रेडर है। ट्रेडर क्यों है? क्योंकि ट्रेडर ने अब ये माल बेचा थोड़ा, ऑनर कस्टमर बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अप्रूवल थोड़ी दी। तो इस कस्टमर के घर पर रखे हुए गुड्स का ऑनर ट्रेडर है। अब चूंकि गुड्स कस्टमर के घर पर रखा हुआ है, इसलिए ट्रेडर के स्टॉक में नहीं आया, बट ऑनर ट्रेडर है तो ट्रेडर के स्टॉक में आना चाहिए। तो इसके अगले 2 इफेक्ट क्या होंगे? क्लोजिंग स्टॉक में ऐड। क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने 20 मिनट पहले पढ़ा, 2 लोकेशन पर आता है, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट्स, दोनों में ऐड कर देंगे। कौन सी प्राइस? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे ट्रेडिंग क्रेडिट में, बैलेंस शीट एसेट्स में, राइट है। और सेल प्राइस को डिडक्ट कर देंगे सेल और डेटर से। देख लो बेटा, 2 और 2 4 इफेक्ट हो गए। बहुत क्लास एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन में अगर आता है तो आपकी ये थिंकिंग आपके एडजस्टमेंट को पूरी तरह करेक्ट कर देगी। डन बेटा जी, ओके। अब अगला एडजस्टमेंट है बी आर डिसऑनर्ड। एक बी आर हमें मिला था, जब ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर उसको प्रेजेंट किया तो वो बी आर डिसऑनर हो गया। अब इसके डबल इफेक्ट क्या दे देंगे? डिडक्ट फ्रॉम बी आर। बी आर डिसऑनर हो गया तो बी आर से कम कर दो, डिडक्ट फ्रॉम बी आर। और बी आर डेटर से मिलता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको नोन होगा, इसको डेटर में ऐड कर देंगे। डिडक्ट फ्रॉम बी आर एंड एडेड टू डेटर। ठीक है बेटा, चलो। ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना बेटा जी, ये बहुत ध्यान से पढ़ना। डिस्काउंटेड बी आर। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कैसे होता है? बी आर विच वॉज डिस्काउंटेड फॉर 500। थोड़ी सी लैंग्वेज को स्ट्रेस दो। बी आर विच वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹500, मतलब ये पास्ट की इवेंट है, पहले की घटना है, हो चुका है ऐसा। और अंडरस्टूड कर ले, बिल डिस्काउंटेड हो चुका है मतलब उसका इफेक्ट भी आ गया। ठीक है। विल मैच्योर इन नेक्स्ट ईयर। पूरा एडजस्टमेंट कैसे बनेगा? बी आर विच वॉज डिस्काउंटेड फॉर 500 विल मैच्योर इन नेक्स्ट ईयर। एक बी आर हमने 500 रुपए में पास्ट में डिस्काउंटिंग करवाया था, पास्ट में डिस्काउंटिंग करवाया था, ये नॉन मान लो कि उसका इफेक्ट बुक में आ चुका है और ये मैच्योर होगा नेक्स्ट ईयर। तो बेटा आज तो कुछ भी नहीं है, एक इवेंट पास्ट में हो चुकी है और अगली इवेंट फ्यूचर में होगी, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट है। इस एडजस्टमेंट का पूरे फाइनल अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सर ऐसा भी होता है क्या? यस बेटा, इसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसको बिना कुछ लिखे, बिना इफेक्ट दिए छोड़ दिया तो इसका मार्क भी कट जाएगा। सर बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो आप, अभी तो आपने बोला इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो मैं कहीं क्यों लिखूंगा? बेटा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये बैलेंस शीट में एज ए फुट नोट आता है। ये बैलेंस शीट में एज ए फुट नोट आता है। थोड़ा सा मैं क्लैरिटी देता हूं आपको। सर ये बैलेंस शीट में फुट नोट आता है, आपकी बात समझ में नहीं आई, तो बेटा मैं आपको अपनी बात समझा रहा हूं। ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अपन ने अभी पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा मैं। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। आप गिवन डेटा से अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। जो एसेट्स है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, कैश, सब लिख देंगे। लायबिलिटी में कैपिटल, बीपी, बैंक, ओडी, लोन, एवरीथिंग, सारी लायबिलिटी। अच्छा ये टोटल है ना, ये टोटल है। टोटल के पहले बैलेंस शीट में फुटनोट देने का मतलब टोटल से पहले ये सभी एक्चुअल लायबिलिटी जिनके अमाउंट हैं सब लिख दिया। एट लास्ट आप यहां लिखेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। एक्चुअली बेटा इसको कहता है अकाउंट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्या होता है मैं बताता हूं अभी।
कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इसका नाम है डिस्काउंटेड बीआर। ऐसा टाइटल देंगे अमाउंट इनर कॉलम में, और वो भी डबल अंडरलाइन से क्लोज कर देंगे। बेटा ये आउटर कॉलम है, अमाउंट की कॉलम यहां है, ठीक है ना, यहां मैंने नहीं लिखा, इसको कहते हैं फुट नोट इन बैलेंस शीट। बेटा ध्यान से समझना मेरी बात, कैपिटल, बीपी, क्रेडिटर, बैंक ओडी, ये सब आपने लिखा, बेटा इनको कहते हैं श्योर लाइबिलिटी। श्योर लाइबिलिटी मतलब पेमेंट करना ही है, कंफर्म लौटाना ही है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, डाउटफुल लाइबिलिटी और कंटिंजेंट लाइबिलिटी। डाउटफुल लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट करना भी पड़ सकता है और जिससे आप फ्री भी हो सकते। श्योरिटी आज कुछ भी नहीं है, डाउटफुल है ये श्योरिटी होगी फ्यूचर में। अब जैसे हमने बिल को पास्ट से मैं बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लिया, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नॉलेज है, मैं नॉन मानकर चीज आपको बता रहा हूं। बिल डिस्काउंटेड करवा लिया मतलब बैंक को बीआर दे दिया, बीआर का पैसा बैंक से ले लिया। अंडरस्टूड, ये माना जाता है कि बैंक ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट पर ये बिल ड्रॉवर पर प्रेजेंट कर, ड्रॉवी पर प्रेजेंट करेगा, मतलब डेटर पर प्रेजेंट करेगा और डेटर से पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट ईयर आएगी, बैंक नेक्स्ट ईयर हमारे डेटर से पैसा मांगने जाएगा और पॉजिटिव रहा, डेटर ने पेमेंट कर दिया, तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनी, हम फ्री हो गए। ठीक है ना। अब मान लो फ्यूचर में जब मैच्योरिटी डेट आई, बैंक ने डेटर पर बिल प्रेजेंट किया और डेटर ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो बैंक तो हमसे पैसा मांगेगी, हमें देना पड़ेगा। तो आज श्योरिटी से आप नहीं बोल सकते हो कि मैच्योरिटी पर आपका डेटर पेमेंट कर देगा या डिनाई करेगा, इसलिए ये बनती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो आपको हमेशा इसको एज ए फुटनोट शो करना। डन बेटा। चलो, इसके बाद अगला एडजस्टमेंट आता है आपका, ये भी बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। क्या? सम अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अ सर्टन पर्सन विच इंक्लूड इन डेटर, सम अमाउंट पेबल टू दैट पर्सन विच इंक्लूड इन क्रेडिटर। बेटा अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो लैंग्वेज जल्दी समझ में आ जाएगी। ₹5,000 ड्यू फ्रॉम श्याम, due from Sham, which include in debtor. ₹5,000 due from Sham, which include in debtor. 5,000 रुपए शाम से लेना है, वो डेटर में इंक्लूड है। ₹3,000 पेबल टू दैट शाम, उसी शाम को 3,000 पे करना है, विच इंक्लूड इन क्रेडिटर। एक कॉमन बंदा है श्याम, श्याम नाम के हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन हम जो श्याम की बात कर रहे हैं वो एक कॉमन पर्सन है। उस शाम से 5,000 रुपए लेना है, वो डेटर में इंक्लूड है। उस शाम को 3,000 रुपए देना है, वो क्रेडिटर में इंक्लूड है। ये एडजस्टमेंट बस ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में। अब इफेक्ट कैसे दोगे आप? जितना अमाउंट लेना है, जितना अमाउंट देना है, उन दोनों अमाउंट में से जो छोटा अमाउंट है वो डेटर और क्रेडिटर दोनों से लेस करो। रिसीवेबल अमाउंट और पेबल अमाउंट विच एवर इज लेस विल बी डिडक्ट फ्रॉम बोथ डेटर एंड क्रेडिटर। मेरे एग्जांपल में शाम से 5,000 लेना है, हाँ सर। शाम को 3,000 पे करना है, यस सर। 5,000 और 3,000 विच एवर इज लेस, छोटा कौन सा सर? 3,000। बस 3,000 तू डेटर से भी लेस कर, 3,000 क्रेडिटर से भी लेस कर, हो गया इफेक्ट। ओके बेटा, ये इफेक्ट इसी तरह दिया जाता है। कई टीचर्स इसके बारे में क्या बोलते हैं, डिफरेंस अमाउंट विल बी डिडक्ट फ्रॉम डेटर एंड क्रेडिटर। अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूं, वो रॉन्ग हो जाएगा। देखो इसका लॉजिक समझाता हूं। मैंने क्या बोला, 5,000 लेना, 3,000 देना। छोटा अमाउंट कौन सा? 3, डेटर से भी लेस, क्रेडिटर से भी लेस। अब इसको प्रूफ करते हैं। शाम से 5,000 हमें लेना है, उसको 3,000 पे करना। हम शाम को बुलाएंगे, भाई आजा एक मीटिंग करनी है। शाम आया, हमने उसको क्लियर किया, देख भाई तेरे से हमें 5,000 लेना है। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है। हमें तुझे 3,000 देना है। उसने कहा ये भी सही है। एक काम करते हैं ना, 3 से 3 कैंसिल कर देते, वो एग्री हो जाएगा, क्योंकि किसी को कोई लॉस थोड़ी हो रहा है। हमें तेरे से 5,000 लेना है, 3,000 देना है, एक काम 3 से 3 कैंसिल। बोला हाँ ओके, नलीफाई कर दिया। 2,000 अब हमें तेरे से लेना है। ओके बस। अब देखो 5,000 डेटर में इंक्लूड है एट प्रेजेंट, आपने 3,000 लेस कर दिया तो 2 डेटर बचे। हाँ
3,000 क्रेडिटर में इंक्लूड है, 3 ही लेस कर दिया तो क्रेडिटर 0 हो गए ना। तो आपको 2,000 ही शाम से लेना, वो 2,000 डेटर में आ गए। इसलिए जो छोटी अमाउंट होती है उसका इफेक्ट देते हैं, डिफरेंस का इफेक्ट कभी नहीं देते। ओके बेटा, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे रिसीव्ड चेक डिसऑनर्ड। चेक मिला, बैंक में डिपॉजिट किया, डिसऑनर हो गया। अब पहली बात, चेक किससे मिलता है? डेटर से। जब तक क्वेश्चन अदरवाइज कुछ नहीं कहता है तो अंडरस्टूड है चेक डेटर से मिला। अब वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो हमने बैंक को बढ़ा दिया और डेटर को कम कर दिया। जैसे बेसिक अकाउंटिंग पर आए, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या जनरल एंट्री करते हो? सर बैंक टू डेटर। ओके, आज वही चेक डिसऑनर हो जाएगा तो इसको रिवर्स मार देते हैं, डेटर टू बैंक। मतलब इसके डबल इफेक्ट क्या होंगे? बैंक से लेस, डेटर में ऐड। अच्छा, दोनों को कनेक्ट करो। अभी हमने ऊपर 13 नंबर एडजस्टमेंट पढ़ा था, बी आर डिसऑनर, और ये पढ़ रहे हैं चेक डिसऑनर। दोनों को एक साथ ऐसे समझो, बी आर डिसऑनर बी आर से लेस, चेक डिसऑनर बैंक से लेस, और दोनों डेटर में ऐड। डन बेटा जी। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ सम वैल्यू डिस्ट्रॉयड बाय फायर पार्शली क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में कैसे बनेगा? ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में बनेगा गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ₹6,000 ओनली। 10,000 रुपए का माल आग से जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया। डन। 3 इफेक्ट होते हैं इसके। पहला इफेक्ट, 10,000 का गुड डिस्ट्रॉय हुआ। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था ये गुड्स परचेस प्राइस पर जाता है, तो इसे इसका पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस, परचेस से लेस कर देंगे। अब 6,000 का क्लेम एक्सेप्ट हुआ। एक्सेप्ट हुआ मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको ये कमिट कर रही है कि हम आपको क्लेम देंगे, अभी दिया नहीं है, तो बेटा जी 6,000 बैलेंस शीट एसेट्स में आएगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, वो 6,000 को कैश या बैंक में ऐड कर देते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना, क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, मिला नहीं है। ओके, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आपकी एसेट्स बन जाएगी। अच्छा, 10,000 रुपए परचेस से लेस किया, 6,000 रुपए बैलेंस शीट एसेट्स में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिखा, डिफरेंस 4,000 क्या है? लॉस, लॉस बाय फायर, और ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ जाएगा। ओके, 10,000 परचेस से लेस, 6,000 बैलेंस शीट एसेट्स में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, और डिफरेंस 4,000 P&L डेबिट में। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कार इज पार्शली यूज इन पर्सनली। जैसे क्वेश्चन ने आपको ट्रायल बैलेंस में कार दी है, बैलेंस शीट एसेट्स में आएगी। कार एक्सपेंस दिए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएंगे। डेप ऑन कार चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। नॉर्मली ऐसा ट्रीटमेंट होता है। ओके सर। अब नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया 1/3 ऑफ कार यूज इन पर्सनली, मतलब पूरे ईयर कार जितनी यूज हुई है उसका 1/3 पर्सनल यूज में आया, घर के लिए यूज हुआ, और 2/3 बिजनेस के लिए यूज हुआ। ठीक है, तो जो कार एक्सपेंस और डेप ऑन कार प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेंगे, 2 कार एक्सपेंस 2 डेप ऑन कार जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखा, उसका 1/3 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से माइनस कर देंगे, और ये 1/3 जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से माइनस किया उसको ड्राइंग में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको मैं आपको राइटिंग में बताता हूं। आपका क्वेश्चन दे रहा है कार एक्सपेंस 12,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, अब इसमें दिया है 2 कार एक्सपेंस 12,000, आप ऐसे इनर कॉलम में लिख दो। ठीक, अब 1/3 कार पर्सनल यूज में आई है, तो 12,000 का 1/3 होता है 4,000, वो यहां से माइनस किया और 8,000 बाहर आ गया। ऐसी सपोर्ट डेप ऑन कार है 30,000, तो डेप ऑन कार 30,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे। ये 1/3 हो गया 10,000, ये यहां से माइनस किया और ये 20,000 बाहर हो गया। ओके, ये इसका एक इफेक्ट हुआ। अब ये जो 1/3 4,000 और 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से माइनस किया है, इसको हम ड्राइंग में ऐड कर देंगे। ड्राइंग में ऐड कर देंगे मतलब कैपिटल से माइनस कर देंगे। ओके बेटा, ये इसका इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, proportionate part of advertisement is to be written off in this year।
एडवर्टीजमेंट क्या है? एक्सपेंस है। कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, पूरा फुल अमाउंट। अगर मान लो आपका क्वेश्चन एक एडजस्टमेंट दे रहा है, क्या 1/10 ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन दिस ईयर, और सपोज ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट है 1 लाख, तो 1 लाख का 10,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिख देंगे, और जो रिमेनिंग 90,000 है वो बैलेंस शीट एसेट्स में चला जाएगा। रिटर्न ऑफ पार्ट डेबिटेड इन पी एंड एल, जितना पार्ट राइट ऑफ करना है वो पी एंड एल में आ गया। जैसे 1/10 राइट ऑफ करना है तो 1/10 ऑफ 1,10,000 ये पी एंड एल डेबिट में आ गया। रिमेनिंग 90,000 बैलेंस शीट एसेट्स में चला गया। ओके बेटा, चलो लास्ट एडजस्टमेंट है शीट का, मैनेजर्स टू बी गेट अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कैसे आएगा? मैनेजर गेट्स 10% कमीशन ऑन एनपी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब मैनेजर को उसका कमीशन, मैनेजर का कमीशन डिडक्ट करने के बाद वाले एनपी पर 10% कमीशन देना है। ओके बेटा, कभी भी ये ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन मालूम नहीं हो सकता है। कोई टेक्निक नहीं है जो एनपी आफ्टर मैनेजर कमीशन बता दे, नेवर। ठीक, आपको मालूम होगा एनपी बिफोर चार्जिंग कमीशन। सर ये एनपी आफ्टर कमीशन, एनपी बिफोर कमीशन क्या होता है, हमें समझ नहीं आया। बेटा ऐसा एनपी जिसमें से कमीशन डिडक्ट हो चुका है उसको एनपी आफ्टर कमीशन बोलेंगे। ऐसा एनपी जिसमें से कमीशन डिडक्ट नहीं हुआ है उसको एनपी बिफोर कमीशन बोलेंगे। बेटा जब कमीशन बाद में आएगा तो पहले डिडक्ट कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। इसलिए मैंने क्या बोला, एनपी आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन कभी नहीं मालूम होगा, एनपी बिफोर डिडक्टिंग कमीशन मालूम होगा। तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है वो? एनपी बिफोर चार्जिंग कमीशन, वो एनपी जिसमें से अभी कमीशन चार्ज नहीं हुआ है, एनपी बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आप पहले ट्रेडिंग बनाकर जीपी निकाल लेंगे, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे, क्रेडिट डेबिट की सारी आइटम लिख देंगे, सिर्फ एक पॉइंट पेंडिंग है मैनेजर कमीशन, वो आपको मालूम नहीं है, उसको छोड़ दो और आप क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो, तो वो जो अमाउंट आएगा वो होगा एनपी बिफोर चार्जिंग कमीशन। और अब फॉर्मूला में पुट कर दो दिस एनपी बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये मैनेजर कमीशन का अमाउंट आ गया। राइट, अब इस मैनेजर कमीशन के डबल इफेक्ट देंगे। पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी। मैनेजर को कमीशन देना है, मतलब दिया नहीं है, तो पहली बात मैनेजर कमीशन बिजनेस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा, और यही देना है मींस लायबिलिटी बन गया, तो ये लायबिलिटी में चला जाएगा। ओके बेटा, एज एन एक्सपेंस पी एंड एल डेबिट में लिखेंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे। ये है आपका एडजस्टमेंट। ओके, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो मैं आपको राइटिंग में बताऊंगा और सबसे क्लास एडजस्टमेंट है, इसलिए लास्ट में पढ़ाता हूं मैं, हर क्वेश्चन में यूज होता है, जनरली हर स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। मेरी पूरी कोशिश है कि इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद आपका वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब वो एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे, बैड डेब्ट एंड बीडीआर। ओके, कौन सा एडजस्टमेंट है? बैड डेब्ट एंड बीडीआर। एक पूरी सीरीज है जिसमें 4 पॉइंट आते हैं, चारों को 1 बाय 1 समझेंगे और उसके बाद उसको फाइनल अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं अपन बैड डेब्ट एंड बीडीआर। बेटा क्वेश्चन हमें एक ट्रायल बैलेंस देता है, कुछ एडजस्टमेंट्स देता है और हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है, ऐसा मैंने अभी पहले भी कहा था। अब एट फर्स्ट क्वेश्चन हमें ट्रायल बैलेंस दे रहा है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमें एक बैड डेब्ट मिलेगा। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग फेज में बताया था, फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के आइटम का सिंगल इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन ने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमें बैड डेब्ट दिया हुआ है। ये जो ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट है बेटा जी, इसका सिंगल इफेक्ट होगा, और वो सिंगल इफेक्ट कहां पर होगा?
प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। ट्रेडर ने क्रेडिट सेल किया और बाद में उस अमाउंट की रिकवरी नहीं हुई तो बैड डेप्ट हो गया। जिस डेट पर बैड डेप्ट हुआ, ये बैड डेप्ट कब हुआ? ड्यूरिंग द ईयर, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कभी भी जिस डेट पर बैड डेप्ट हुआ उसकी जर्नल एंट्री हुई, बैड डेप्ट टू डेटर, उस एंट्री से बैड डेप्ट नाम का एक अकाउंट ओपन हो गया। अब वो बैड डेप्ट ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस में आ गया। अब चूंकि ये बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस में है इसलिए इसका सिंगल इफेक्ट होगा, और वो सिंगल इफेक्ट कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। ओके बेटा, अब ऐसा ही एक बैड डेप्ट हमें एडजस्टमेंट में मिलेगा। एडजस्टमेंट के में बैड डेप्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा क्लियर कर लें, ये बैड डेप्ट रिजर्व नहीं समझा रहा हूं, बैड डेप्ट ही बता रहा हूं। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडजस्टमेंट में बैड डेप्ट है वो डिफरेंट है। ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेप्ट अलग है, एडजस्टमेंट वाला अलग है। एडजस्टमेंट वाले बैड डेप्ट को या तो न्यू बैड डेप्ट बोलते हैं या फर्दर बैड डेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिस्क्लोज हुआ है। एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च शाम को 7 बजे ट्रायल बैलेंस बन गया और 8 बजे ये बैड डेप्ट डिस्क्लोज हुआ, तो इस वजह से इस बैड डेप्ट की जर्नल एंट्री नहीं हो पाएगी। एक बार ट्रायल बैलेंस बन जाए फिर आप जर्नल लेजर में कुछ नहीं लिख सकते हैं, इस बैड डेप्ट की एंट्री नहीं होगी, इसका कोई अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं होगा, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। बट ये बैड डेप्ट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है इसलिए एडजस्टमेंट के थ्रू फाइनल अकाउंट में आएगा, इसको हम बोलेंगे न्यू बैड डेप्ट। अब बेटा जी ये न्यू बैड डेप्ट डबल इफेक्ट देगा क्योंकि एडजस्टमेंट में है। पहला इफेक्ट कहां जाएगा इसका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। ये जैसे ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेप्ट लॉस है, ये वाला बैड डेप्ट लॉस है, वैसे ये वाला बैड डेप्ट भी लॉस है, दोनों सेम इफेक्ट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। और सेकंड इफेक्ट होता है इसका डिडक्ट फ्रॉम डेटर। चूंकि मैंने अभी बताया इसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई इसलिए आपको इसको सेकंड इफेक्ट में डेटर से माइनस करना होगा। ट्रायल बैलेंस के बैड डेप्ट का सिंगल इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डेटर से लेस। डन बेटा जी। चलिए अगला पॉइंट समझने के लिए एक थॉट समझेंगे। ट्रायल बैलेंस में हमेशा एक डेटर की अमाउंट दी होगी, कुछ भी हो सकती है, अमाउंट हम बात नहीं कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन ने डेटर की अमाउंट दी है। डेटर मतलब वे लोग जिनको क्रेडिट सेल किया और इनसे पैसा लेना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है, डेटर का अमाउंट अपन एज्यूम कर लेते हैं, सपोज 1,20,000 है। ये 1,20,000 कब मिलेगा? ये 1,20,000 नेक्स्ट ईयर मिलेगा क्योंकि ये ईयर एंड हो चुका है। हमेशा ईयर एंड होने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, अब उसमें कोई टाइम नहीं बचा है। ओके, तो ये रिकवरी नेक्स्ट ईयर होगी। अब ट्रेडर को ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि जब मैं नेक्स्ट ईयर इन डेटर से रिकवरी करने जाऊंगा, टोटल डेटर 1,20,000 के, मुझे 1,20,000 नहीं मिलेगा, कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर बैड हो सकता है। अब बेटा जी जिस अमाउंट के नेक्स्ट ईयर बैड होने की पॉसिबिलिटी है उसके लिए ट्रेडर एक रिजर्व या एक प्रोविजन बना लेगा और इसे हम नाम देंगे बैड डेप्ट रिजर्व और बैड डेप्ट प्रोविजन। दोनों वर्ड यूज होते हैं बेटा, कोई क्वेश्चन रिजर्व बोलता है, कोई क्वेश्चन प्रोविजन बोलता है। मैं हमेशा ऑब्लिक करके दोनों को रख देता हूं, ठीक है, जो भी यूज किया है क्वेश्चन ने। बैड डेप्ट रिजर्व और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, क्या मीनिंग होता है सर इसका? रिजर्व क्रिएटेड फॉर प्रोबेबल बैड डेप्ट, फ्यूचर में जिन बैड डेप्ट होने की पॉसिबिलिटी है उनके लिए करंट ईयर के प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाया जाएगा वो है बैड डेप्ट रिजर्व। अब बेटा जी ये बैड डेप्ट रिजर्व जनरली क्वेश्चन में एक परसेंटेज के फॉर्म में होता है। मेरा एग्जांपल 5% है, ऐसा रूल मत बना लीजिएगा हर क्वेश्चन में 5 होता है। 2, 3, 5, 7, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, राइट। क्रिएट BDR एट 5% ऑन डेटर। क्वेश्चन बोल रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एट 5% ऑन डेटर, क्रिएट BDR एट 5% ऑन डेटर। अंडरस्टूड है, ये 5% किसका? डेटर का। बट बेटा इस डेटर का नहीं। क्यों सर, अभी तो आप बोल रहे हो डेटर का 5%। हाँ बेटा डेटर का 5%, बट ट्रायल बैलेंस वाले डेटर का नहीं, ठीक है।
मैं यहां पर थॉट लिख रहा हूं, BDR टू बी क्रिएटेड ऑन नेट डेटर, BDR टू बी क्रिएटेड ऑन नेट डेटर। हमेशा BDR नेट डेटर पर क्रिएट होता है। सर नेट डेटर का क्या मीनिंग हुआ? बेटा डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस, डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस वाला डेटर ले लीजिए। एड और लेस ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू डेटर। आपको क्वेश्चन में केयरफुली वॉच करना पड़ेगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट टू लास्ट एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट डेटर को इफेक्ट कर रहा है, कोई एडजस्टमेंट डेटर में ऐड हो रहा है, कोई एडजस्टमेंट डेटर से लेस हो रहा है। अभी हम इसी वीडियो के प्रीवियस एडजस्टमेंट्स को रिकॉल कर लें। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। BR डिसऑनर, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में एडजस्टमेंट पढ़ा है। BR से लेस डेटर में ऐड, अब वो एडजस्टमेंट डेटर को ऐड कर रहा है, तो जितना अमाउंट BR डिसऑनर का वो डेटर में ऐड करो। चेक डिसऑनर, बैंक से लेस डेटर में ऐड, वो चेक डिसऑनर का जितना अमाउंट है डेटर में ऐड करो। सम अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन, सम अमाउंट पेबल टू दैट पर्सन। 5000 शाम से लेना है, 3000 शाम को पे करना है। 5000 और 3000 विच एवर इज लेस विल बी डिडक्ट फ्रॉम बोथ डेटर क्रेडिटर। 5000 3000 दोनों में से जो कम हो डेटर से और क्रेडिटर दोनों से माइनस करेंगे, तो 3000 क्रेडिटर से माइनस किया। समझ में आ रहा है? सेल ऑन अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल डेटर से माइनस होगा। मतलब आपके क्वेश्चन ने जो भी एडजस्टमेंट डेटर्स के रिगार्डिंग दिया है उसका इफेक्ट डेटर पर दो, और अब जो डेटर आया है उसे हम कहते हैं नेट डेटर। वो होता है हमारा नेट डेटर। तो नेट डेटर कैलकुलेट करेंगे हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी अमाउंट आ रहा है, और उसका 5% कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया BDR का अमाउंट। बेटा जी ये BDR अभी इस समय बन रहा है, इसलिए हमेशा इसको टर्म करेंगे न्यू BDR। आज की जो चीज है वो न्यू है, कल की जो चीज थी यस्टरडे की वो ओल्ड है। बस ऐसी ये BDR इंस्टेंट अभी बना रहे हैं, इसलिए हमेशा इसको हम टर्म करेंगे न्यू BDR। अब ये न्यू BDR का अमाउंट आ गया, इफेक्ट देना है, डबल इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में और डिडक्ट फ्रॉम डेटर। मैंने न्यू बैड डेट, मेरी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, मैंने न्यू बैड डेट लिखा, मैंने न्यू BDR लिखा, और दोनों के नीचे ये जो इफेक्ट है कॉमन है। मतलब हमेशा न्यू बैड डेट हो या न्यू BDR, कॉमन डबल इफेक्ट, पहले प्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, फिर डिडक्ट फ्रॉम डेटर। ओके बेटा जी, ये इसका पॉइंट है। मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं बता रहा हूं, क्लास में मैं इसका लॉजिक के साथ बताता हूं। सर ये BDR बनाना सही तो है, हाँ बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्रिएट करना बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अब इतनी डिटेल में अपनी बात नहीं हो पाएगी, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए लास्ट एक पॉइंट और बचता है। जैसे अभी BDR बनाया, ठीक है ना, जैसे मैं क्वेश्चन क्लास में एक फिक्स पूछता हूं, बताओ ये BDR कब के लिए बना? सर अभी आपने बताया नेक्स्ट ईयर कोई अमाउंट बैड हो सकता है, तो उसके लिए हमने प्रोविजन बनाया, मतलब ये BDR नेक्स्ट ईयर के लिए बना। ओके, अब जिस तरह से हमने ये BDR नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया, ऐसा ही एक BDR प्रीवियस ईयर में बनाओ। जो लोग BDR बनाते हैं, जनरली BDR बनाना उनकी ट्रेडिशन है, परंपरा है, हर साल बनाते हैं। तो जैसे ही BDR अभी बन रहा है, ऐसे लास्ट ईयर भी बना होगा, हो सकता है सर। अच्छा बताओ ये लास्ट ईयर जो BDR बना होगा कब के लिए बना होगा? करंट ईयर के लिए। तो लास्ट ईयर जो BDR बनाया वो करंट ईयर के लिए बनाया, तो वो BDR हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगा। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जब भी बैड डेट रिजर्व दिखे, प्रोविजन फॉर बैड डेट दिखे, अंडरस्टूड कर लेना ये लास्ट ईयर का है, ये ओल्ड BDR है। इसे हमेशा मैं बोलूंगा ओल्ड। क्वेश्चन ओल्ड नहीं लिख कर देगा, अपनी लैंग्वेज है, ताकि अपने को क्लैरिटी रहे। ओल्ड BDR प्रीवियस ईयर का BDR जो करंट ईयर के लिए बना, तो करंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आ जाता है। ओके बेटा,
अब चूंकि ये ट्रायल बैलेंस के आइटम है तो इसका सिंगल इफेक्ट होगा, और वो सिंगल इफेक्ट कहां पर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। अगेन बेटा ज्यादा लॉजिक पर मैं नहीं जा पाऊंगा, लैक ऑफ टाइम, ठीक है। इसको पी एंड एल क्रेडिट में लिखेंगे। अब कुछ बच्चों का क्या इफेक्ट है, सर हमने इसको पी एंड एल डेबिट में से लेस किया, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं इसको प्रेफर क्यों नहीं करता हूं उसका रीजन मैं बता रहा हूं। देख लीजिए, एट ए ग्लांस चारों पॉइंट आपके सामने हैं। सबसे पहले एक ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ जाएगा। एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेब्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डेटर से माइनस हो जाएगा। एडजस्टमेंट में बीडीआर क्रिएट करना है, हमेशा बीडीआर क्रिएशन नेट डेटर पर होगी। नेट डेटर का 5%, न्यू बीडीआर का अमाउंट आ गया, इफेक्ट डबल इफेक्ट पी एंड एल डेबिट में डेटर से लेस। और ऐसी एक बीडीआर ट्रायल बैलेंस में दिया मींस ओल्ड बीडीआर पी एंड एल क्रेडिट। डन बेटा जी, ठीक है। ये आप मतलब एक एडवाइस है मेरी यूट्यूब से, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप चाहें तो कॉपी में लिख लें। ओके, ये एक पूरा पार्ट है। अब मैं इसको एट ए ग्लांस प्रेजेंट करता हूं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस का टाइटल नहीं देते हैं, बट ये पी एंड एल में आता है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, पी एंड एल अकाउंट। सबसे पहले लिख देंगे टू बैड डेब्ट, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे टू न्यू बैड डेब्ट, ठीक है। फिर लिखेंगे टू न्यू बीडीआर। बेटा जी ऊपर मैंने आपको जो 3 पॉइंट्स बताए थे, ये बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस वाला है, ये न्यू बैड डेब्ट एडजस्टमेंट वाला, ये न्यू बीडीआर एडजस्टमेंट वाला। ये तीनों को 1 बाय 1 लिखेंगे, टोटल करके बाहर लिख दें। कोई जरूरी नहीं है कि आप कंबाइन यहां लिखें, आप चाहें तो तीनों को सेपरेट सेपरेट लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब ऐसे ही क्रेडिट में आ जाता है बाय ओल्ड बीडीआर। अब मैं क्लैरिटी दे देता हूं, जो लोग ओल्ड बीडीआर को डेबिट में लेस करके पढ़कर आए, इन तीनों की टोटल इनर कॉलम में लिख देते हैं और लेस कर देते हैं ओल्ड बीडीआर। यार बेटा जी एक बात बताओ, आप डेबिट में से लेस करो या क्रेडिट में शो करो, मैथमेटिकली कोई फर्क पड़ेगा? डेबिट से लेस किया या क्रेडिट में ऐड किया, दोनों एक ही है, इसलिए एनपी पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही ये कोई कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग है। मैंने ये क्यों नहीं रेफर किया? 10 में से 6 क्वेश्चन में इस तीनों की टोटल ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ये टोटल है 12,600 और ये टोटल कम होती है 9,000, तो डिफरेंस आ जाता है 3,600 बाहर, लाइक दिस। मैं अज्यूम कर रहा हूं तीन अमाउंट की टोटल 12,600 है और ओल्ड बीडीआर 9,000 है, रिमेनिंग 3,600 बाहर आ गया। बट 10 में से 2 क्वेश्चन में ऐसे भी बनते हैं कि ये जो टोटल है तीनों की, उसकी तुलना में ओल्ड बीडीआर ज्यादा है। इस 12,600 मान लेते हैं, ये 12,600 और ओल्ड बीडीआर है 15,000। अब बेटा जी यहां हो जाता है लोचा। क्या लोचा हो जाता है? 12,600 में से 15,000 लेस करोगे तो 2,400 माइनस में आ रहे हैं, हमें माइनस साइन दिखा नहीं, या फिर माइनस साइन दिख भी है लेकिन हमें ध्यान नहीं रहा कि इसको क्रेडिट में लिखना होता है, और गलती से हमने वो 2,400 डेबिट में लिख दिया। एनपी और बैलेंस शीट टोटल दोनों की बैंड बच जाती, और ऐसी मिस्टेक जनरली स्टूडेंट कर देता है। ये मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मैं आपको कभी भी ओल्ड बीडीआर डेबिट से लेस करने की एडवाइस नहीं दूंगा, मैं हमेशा उसको क्रेडिट में लिखने की एडवाइस दूंगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ये है बेटा आपका ये पॉइंट। अब ऐसे ही अगला जो प्रेजेंटेशन आता है वो बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट फॉर्मेट अंडरस्टूड है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बीडीआर की प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट असेट साइड में हम लिख देंगे डेटर इनर कॉलम में, और जो एडजस्टमेंट है वो अकॉर्डिंगली इफेक्ट करेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बेड डेब्ट बता रहा हूं। यहां से लेस हो जाएगा न्यू बेड डेब्ट, यहां से लेस हो जाएगा न्यू बीडीआर। इन दोनों को लेस करने के बाद
नेट अमाउंट बाहर आ जाती है। हो गया। ये एट ए ग्लांस उस बैड डेट बीडीआर का P&L में और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन है। इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, कभी भी बैड डेट बीडीआर रॉन्ग नहीं होगा। ओके बेटा, ये इसका पूरा थॉट है। आप इसकी भी एक पिक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके रिकॉर्ड में रहेगा। ओके, अब दो एडजस्टमेंट में और बताऊंगा, इसी का एक्सटेंशन है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब आपका क्वेश्चन एक एडजस्टमेंट और दे रहा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट 2%। डेटर को डिस्काउंट देने के लिए 2% प्रोविजन बनाइए। पॉइंट वहीं से कनेक्ट करता है। ट्रायल बैलेंस में डेटर 1,20,000 है। 5 मिनट पहले बोला मैंने इस डेटर से रिकवरी नेक्स्ट ईयर होगी। ठीक है, अब ये ट्रेडर चाहता है कि इन डेटर्स को जब पैसा मिलेगा, इनसे जब रिकवरी होगी मैं 2% डिस्काउंट दूंगा। अब डेफिनेटली रिकवरी नेक्स्ट ईयर होगी तो ये डिस्काउंट नेक्स्ट ईयर देगा। डिस्काउंट देने का डिसीजन इस साल लिया है, लेकिन रिकवरी नेक्स्ट ईयर होगी तो डिस्काउंट नेक्स्ट ईयर देंगे। अब एक बार अनाउंसमेंट कर दी अपने डेटर को कि हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, तो बेटा कंफर्म देना पड़ेगा, नहीं तो मिस कमिटमेंट हो जाएगा। अब ट्रेडर ने इस साल अनाउंस कर दिया अपने डेटर को कि आप जब भी हमें पेमेंट करोगे हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। अब नेक्स्ट ईयर रिकवरी होगी तो डिस्काउंट नेक्स्ट ईयर देंगे। नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट देंगे बट अनाउंसमेंट करंट ईयर की है, तो ये करंट ईयर का लॉस होगा एज पर प्रूडेंस। अब आप अगेन इसके लिए एक प्रोविजन बनाएंगे, उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सबसे पहले तो आप ये वाला थॉट रिकॉल कर लो, ट्रायल बैलेंस वाले डेटर में जो जो एडजस्टमेंट एडलस हो रहे हैं वो एडलस कर दो। मैंने ये समझाया बेटा, ट्रायल बैलेंस में जो डेटर दिए उसके एडजस्टमेंट एडलस कर दो। अब जो नेट डेटर बचा उस पर न्यू बीडीआर बना दो। ओके बेटा, मैं इसी से यहां से उठाऊंगा। ऊपर वाला जो नेट डेटर अभी निकला था जिसके ऊपर हमने बीडीआर बनाया, उस नेट डेटर में से न्यू बीडीआर भी लेस हो जाएगा। उसमें से न्यू बीडीआर भी लेस हो जाएगा और अब जो डेटर बचा उसके ऊपर चार्ज होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अच्छे से समझ लीजिए बेटा, पहले सारे एडजस्टमेंट का इफेक्ट देने के बाद नेट डेटर पर न्यू बीडीआर बनता है, फिर उसी नेट डेटर से न्यू बीडीआर भी लेस होता है, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनता है। मतलब एक सीक्वेंस से कभी भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर न्यू बीडीआर से पहले नहीं बनाना है। क्वेश्चन कई बार माइंड गेम करता है, पहले वो प्रोविजन बनाने को बोलता है फिर बीडीआर बनाने को बोलता है और बच्चे वहां गलत कर देते। क्वेश्चन कहीं कोई भी सीक्वेंस दे, ट्रीटमेंट जो सॉल्यूशन बनता है उसमें फिक्स है, पहले सारे एडजस्टमेंट इफेक्ट होंगे, उसके बाद न्यू बीडीआर बनेगा, न्यू बीडीआर भी डिडक्ट होगा और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनेगा। ठीक बेटा जी, ये कैलकुलेशन से आप अमाउंट सही निकल लेंगे। अब इफेक्ट देना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर मतलब अगले साल डिस्काउंट देंगे उसका प्रोविजन है, तो ये लॉस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ जाएगा। और सेकंड इफेक्ट ये डेटर से माइनस हो जाएगा। डबल इफेक्ट इसके क्या हो गए, P&L डेबिट और डिडक्ट फ्रॉम डेटर, ये इसके डबल इफेक्ट होते हैं। ओके बेटा, चलो इसी से कनेक्टेड एक और एडजस्टमेंट आता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप क्रेडिटर पर भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाओ। हमने कहा क्यों भैया, ये तभी होता है जब हमारे सारे क्रेडिटर ने हमें ऑफर किया है। मान लो इस ट्रेडर की बात कर रहे हैं, इस ट्रेडर के ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर है, मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर है 90,000, मींस इसको ओवरऑल क्रेडिटर को 90,000 का पेमेंट करना है। ठीक है ना, ईयर एंडिंग डेट से पहले इसको अपने सारे क्रेडिटर से एक ऑफर आया कि आप जब भी हमें पेमेंट करोगे हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। अब 90,000 के क्रेडिटर को पेमेंट नेक्स्ट ईयर ही होगा क्योंकि ये ईयर एंड हो चुका है, तो 90,000 रुपए का पेमेंट नेक्स्ट ईयर करने जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए
करंट ईयर में एक प्रोविजन बन जाता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। कई टीचर्स ये कहते हैं कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर रॉन्ग है, इससे प्रूडेंस वायलेट हो रहा है। अच्छे से सुन लेना बेटा, ये गलत नहीं है। जिस डिस्काउंट के मिलने की श्योरिटी है उसके लिए आप प्रोविजन बना रहे हो, गलत थोड़ी हुआ। और अगर अकॉर्डिंगली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर रॉन्ग है, आप बोलते हो प्रूडेंस वायलेट हो रहा है, तो भैया फिर अक्रूड इनकम भी रॉन्ग है। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से अक्रूड इनकम हटा दो। अक्रूड इनकम भी तो इनकम करंट ईयर में अर्न हो गई, मिलेगी नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड करते हो कि नहीं? इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी रिकॉर्ड होता। दूसरा प्रूफ मैं ये दूंगा इसके करेक्ट होने का, अगर ये रॉन्ग होता तो आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं होता, पास्ट एग्जाम्स में एडजस्टमेंट नहीं आता। तो ये करेक्ट है। अब आपको कैलकुलेट करना है किसका, यहां बोल रहा है 2%, किसका 2%? नेट क्रेडिटर का। वैसे तो क्रेडिटर पर बहुत माइनर से एडजस्टमेंट इफेक्ट हो रहे हैं, बट इन केस अगर आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर पर कोई एडजस्टमेंट इफेक्ट कर रहा है तो उस एडजस्टमेंट का क्रेडिटर पर इफेक्ट देने के बाद जो नेट क्रेडिटर बचा उसका 2%, राइट। और इसके डबल इफेक्ट होंगे बेटा जी पी एंड एल क्रेडिट। ये वन एंड ओनली प्रोविजन है पूरी अकाउंटेंसी का जो इनकम के लिए प्रोविजन बन रहा है, तो ये हो जाएगा पी एंड एल क्रेडिट। और फिर इसका सेकंड इफेक्ट होगा डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स, डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स। पी एंड एल क्रेडिट में आएगा और क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट इफेक्ट है बेटा जी। यहां पर इस वीडियो में मैंने फाइनल अकाउंट्स के कंप्लीट एडजस्टमेंट आपको डिस्क्राइब किए हैं। ट्रस्ट मी बेटा, इन सारे एडजस्टमेंट्स को जब आप प्रॉपरली समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं तो आपके क्वेश्चन को 100% एक्यूरेट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये वीडियो प्रॉपर देखिए, कोई मुझे मार्केटिंग नहीं करना है, कोई मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूं और ये आपके फायदे का। एक बार में कॉन्फिडेंस नहीं बने, डबल देखो, प्रॉपर तरीके से ये देखो। बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो अच्छा लग रहा है अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। दूसरी बात, एक कमेंट जरूर मारिए नीचे, ऐसा लगा मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। टू बी फ्रैंक, मैंने वीडियो रिसेंटली बनाना स्टार्ट किया है और आपकी जो क्रिएटिव सजेशन होगी मैं उसको फॉलो करूंगा। ओके बेटा, तो आई होप आपको मजा आया होगा। इस जर्नी में बने रहिए, अगले वीडियो के साथ अपन फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।